हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। तो जैसे कि हमने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीरीज़ में अपना पहला वीडियोस पब्लिश कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों ने उसमें देखा होगा और काफ़ी आपको उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस, उसकी नीड, हिस्टोरिक में क्या था, उसके इन्वेंशन जो भी इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में आपको जानने को मिला होगा। काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट 1 को, जिसमें कि आज हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो आपका बेसिक है, स्टार्टिंग है, वो आपका कहाँ से हो रहा है, और भी जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बता चुका है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जो कि आपका डील करता है स्टडी ऑफ डिज़ाइन, और आपका हो गया प्रोडक्शन, और आपका हो गया ऑपरेशन ऑफ अ मशीन। मतलब किसी भी मशीन का आपको डिज़ाइन करना, उसका प्रोडक्शन करना और उसका ऑपरेशन करना किसी भी पर्टिकुलर मशीन का, वो सारा आपको आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। जितने भी उसके अंदर प्रिंसिपल्स लगे होते हैं, जो भी इनका भी कॉम्बिनेशन होता है, उन सबको हम मिला के कंबाइंडली बोलते हैं आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपका मेन आता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं स्टार्टअप करने के लिए। अगर आप 10th के बाद 12th नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, या फिर जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे आप किसी गांव वगैरह में रहते हैं, शहर में नहीं रहते, तो आपके लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप आईटीआई कर सकते हैं, जो कि आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि इंडिया में एक स्कीम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक छोटे लेवल पे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की। आईटीआई करके आप लेटरल स्कीम से आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल सकती है, जो कि आप डिप्लोमा करने के बाद आप लेटरल एंट्री बीटेक में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कैरियर का पाथ चुन सकते हैं उसको, और अच्छा ब्राइट बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज थोड़ा हम बात करेंगे हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है जिन चीज़ों की, आज हम उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेवल पे देखते हैं कि एक सरफेस लेवल पे हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपका आता है मैथमेटिक्स, नेक्स्ट आता है आपका फिजिक्स, नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री, और फिर लास्ट आपका आता है बेसिक कंप्यूटर। और भी काफ़ी हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक्स को ही डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत बेसिक है, इनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपका टॉपिक से आज की, व्हाट इज़ अ मशीन। मशीन का क्या हो रही है एक्चुअली फ्रेंड्स। मशीन की हमारे पास काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग बुक्स, अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह हो गई, और अलग अलग जितने भी आप रेफरेंस लेंगे वहाँ पे सार में काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हैं। तो मुझे जो एक मिली है सफिशिएंसी, वो आपकी देखिए, आज देखते हैं। ए मशीन और मैकेनिकल डिवाइस इज अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर दैट यूजेस पावर टू अप्लाई फोर्स एंड कंट्रोल मूवमेंट टू परफॉर्म एन इंटेंडेड एक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन क्या होती है, एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है। मैकेनिकल मतलब जो आपका बार हो गई, आपका लिंक्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, उन सब की कॉम्बिनेशन से आपका जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि हम क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म वगैरह यूज़ करते हैं, अगर आपने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा होगा, और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप सीधा समझ सकते हैं। अगर आपने एक आर्म जोड़ी है किसी मैकेनिकल सिस्टम में अपने, वो आपकी पावर को यूज़ करता है, जो कि अब फोर्स को अप्लाई करती हैं, और जो किसी भी लिंक का मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती हैं एक इंटेंडेड एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। मतलब सीधे से आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आपने झूला देखा होगा, जो कि पार्क वगैरह में रहते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आप फोर्स लगाते हैं, जितना ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे उतना ज़्यादा वो तेज़ी से आपका मोशन होगा उसका, है ना। वैसे ही आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा। सिंपल पेंडुलम जो आपका होता है, उसको आप जितना ज़्यादा उसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे, वो उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ अपना मोशन परफॉर्म करेगा। तो उसका देखिए, जो इंटेंडेड एक्शन है, उसका इंटेंडेड एक्शन का मतलब होता है कि जो कंस्ट्रेंट बॉडी के हैं, मतलब वो क्या कर सकती है, उसको हमने किस चीज़ के काबिल बनाया है, वो होता है उसका इंटेंडेड एक्शन। अब जैसे आप अगर पिस्टन और क्रैंक का मैकेनिज्म जानते होंगे, जो आईस इंजन में यूज़ होता है। पिस्टन आपका जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, उसका उसको उस चीज़ के लिए कंस्ट्रेंड किया गया है कि वो सिर्फ वैसा ही मोशन परफॉर्म करेगा। और जो आपका क्रैंक शाफ्ट है वो आपका रोटरी मोशन परफॉर्म करता है। उस चीज़ को, उन चीज़ों के लिए हम कंस्ट्रेंड करते हैं, और वही कहा जाता है उसका इंटेंडेड एक्शन, कि हम उससे चाह क्या रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन फ्रेंड्स देखिए, मशीन इज द थिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट एंड मेक्स वर्क इजी टू डू। मशीन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो कि ह्यूमन एफर्ट का,
ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करती है और जो हमारा काम होता है उसको इजी बना देती है काफ़ी हद तक। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, कोई बाइक की है या फिर कोई आपको कार की है, अगर वहाँ पे कोई एक ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है जो कि काफ़ी जैसे आपका वेल्डिंग हो गया, आपका पेंटिंग हो गया और आपके आईसी इंजन फिटमेंट वगैरह हो गया, तो वो आपके जैसे भी अगर ह्यूमन परफॉर्म करेगा तो गलती होने के चांसेस काफ़ी सारे रहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रोबोटिक है या फिर मशीन्स हैं तो उससे हम काम को आसान और ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आते हैं अपने मैथमेटिक्स सेक्शन में। तो मैथमेटिक्स जो आपका रिक्वायरमेंट है जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, उसमें पहले देखिए सबसे पहले आता है आपका कैलकुलस। तो कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस आपके दो ब्रांचेस हैं मेनली, जिसमें आपका डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस आता है। कैलकुलस बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का जो चेंज होता है, जैसे कोई कंपोनेंट या फिर लिंक मूव कर रहा है या फिर कोई आपका मैकेनिज्म है जो कि परफॉर्म कर रहा है काफ़ी सारे लिंक्स का मोशन, तो हम उसमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, उसका रेट निकालते हैं कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है या फिर उसको अपना पाथ कंप्लीट करने में पूरा एक पीरियड करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इस तरह के लिए हमें काफ़ी डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस का हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस आपकी खासकर यूज होती है जैसे आपका कोई एसएसएम परफॉर्म हो रहा है या फिर आपको वेलोसिटी निकालनी है या फिर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। और आपके जो इंटीग्रल है वो देखिए, अगर आपको कोई जैसे कोई छोटा कंपोनेंट है, अगर आपको उसको एक बड़े लेवल पर देखना है कि वो कैसा होगा, तो आप उसका इंटीग्रल करके आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, उसका थ्योरेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि आपके काफ़ी सारे आपके पास टूल्स वगैरह मौजूद है, जैसे आपका सरफेस इंटीग्रल हो गया, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, ये सब। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हमारा अलजेब्रा। तो हमारे पास देखिए अलजेब्रा की भी कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें कि आपको काफ़ी हेल्प मिलती है डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह खासकर सॉल्व करने में। जैसे कि आपका जो सीरीज़ वगैरह होती हैं, सीरीज़ सॉल्यूशन हम जब निकालते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का और किसी एक फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, जो हमको कर्व मिलता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का एनालिसिस करके कोई कर्व मिला, तो हम उसका फिर अप्रॉक्सीमेशन मतलब क्लोज अप्रॉक्सीमेशन निकाली जाती है, वो सब इवेल्युएट होता है आपका अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा की टेक्निक्स जो है देखिए, जो भी आप परफॉर्म करते हैं आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारा जितना भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये सारा अलजेब्रा के अंदर आता है, जिसमें कि आप वेरिएबल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, आप नंबर्स को प्लस माइनस करके एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकालते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जैसा कि अगर आप जानते होंगे क्लास 9th 10th में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। आपका 1D 2D 3D और 4D भी है। और हम आगे जाएं तो अभी अगर फिज़िक्स में जो रिसेंट एडवांसमेंट्स हैं उसमें 11D सिस्टम्स भी हैं। तो अभी हमें कन्फाइंड रहना अपने 3D सिस्टम में। स्टार्टिंग फ्रेंड्स 9th क्लास में हम 1D से करते हैं कि एक्स एक्सिस जैसे हम बनाते हैं, उसमें 1 2 3 4 प्लॉट करते हैं। उसमें बोला जाता है कि नेगेटिव एक्सिस लेफ्ट में होगा, बीच में 0 होगा, फिर राइट में आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, और वहाँ पे हम अपने इंटीजर्स को प्लॉट करते हैं। फिर ऐसे ही हमने पढ़ा था 2D के लिए, जिसमें कि हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं। एक होती है आपकी एक्स एक्सिस जिसको कि हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं एक प्लेन पे, और आपका एक वाई एक्सिस होती है जिसको कि हम वर्टिकली लेते हैं आपके एक्स वाई प्लेन पे। तो वहाँ पे अगर आप कोई पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो जैसे एक्स वाई आपने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, तो वो आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन बताएगा कि आपका कोई भी पार्टिकल है या फिर आपका कोई भी मैकेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे थी। तो इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करके हम सारे रिजल्ट्स निकालते हैं, उनके बीच में रिलेशन निकालते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए वो एक चक्कर इतने देर में लगा रहा है तो 1000 चक्कर कितने देर में लगा है। ये सारे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं। और कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको ट्रांसफॉर्मेशन भी करना पड़ता है। जैसे आपका कार्टीशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, कार्टीशियन से हमको कभी एफाइन में जाना पड़ सकता है, अफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या फिर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आपको कई बार यूज़ करने पड़ सकते हैं। जैसे कि आप कभी इवेल्युएट करना चाहें आपका सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम, और और भी हैं जैसे आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गए और आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गया। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है आपका फ्रेम्स। फ्रेम क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, फ्रेम भी असल में कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लीजिए आपने एक ले लिया 3D में एक्स वाई जेड और एक दूसरा ले लिया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश।
तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में हम एक दूसरे का रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव टाइम और रिलेटिव जो भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, हम उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। तो फ्रेम्स भी अगर आप आगे और जाएंगे फ्रेम्स में तो आप देखेंगे वहाँ पे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। इनकी स्टैंडर्ड डेफिनीशन है कि आपके इनर्शियल फ्रेम कौन से होंगे, नॉन इनर्शियल कौन से होंगे। उनके लिए अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं कि अगर इनर्शियल है तो क्या क्या कंजर्व रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का एक फ्रेंड्स एडवांसमेंट भी है फिज़िक्स में, आप देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हमको अगर एक प्रॉब्लम दिया, अगर उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में सॉल्व करते हैं तो हमें अलग वैल्यू मिलती है। लेकिन अभी फिज़िक्स में एडवांसमेंट से फ्रेंड जिसमें कि एक नए तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम आया, जिसमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख के उसको इवेल्युएट या फिर उसको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उन सारों से हमें रिजल्ट एक ही मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। फिजिक्स नेक्स्ट हमारा फिजिक्स फ्रेंड्स। तो फिजिक्स में जो आपको बेसिक पढ़ना पड़ता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो सारे देखिए फ्रेंड्स आपका स्टार्ट होता है आपका फोर्स से, जो कि आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड आपका मोमेंटम है जैसे कि मास इनटू वेलोसिटी पर्टिकुलर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मतलब वेलोसिटी अगर वेलोसिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका पॉजिटिव है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज डिसेलरेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का एग्जांपल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपका शेपर मशीन हो गई, उसमें जो आपका जो टूल होता है वो आपका लीनियर मोशन ही परफॉर्म करता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी उसको कह सकते हैं कि वो एक बार जो आपको काटता है और एक बार उसका फ्री होता है। बोरिंग मशीन हो गई। और आपका नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका रोटरी मोशन। तो रोटरी मोशन जितने भी गियर्स वगैरह हैं, जो आपका रोटरी मोशन आप समझ सकते हैं, आपका जैसे साइकिल का व्हील है, आपके मोटरसाइकिल का व्हील है, आपके गियर्स हैं और भी सारी चीज़ें, वो सारे रोटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कपल बैलेंसिंग ऑफ मासेस हो गया, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज हो गया, आपका टॉर्क हो गया। ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। कपल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अगर किसी आर्म पे लग रहे हैं तो उसके कारण एक कपल प्रोड्यूस होता है जो कि टेंड टू रोटेट करता है बॉडी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बैलेंसिंग ऑफ मासेस हो गया फ्रेंड्स। बैलेंसिंग ऑफ मासेस आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे अगर कई बार आप मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जो कि काफ़ी हाई स्पीड्स पर जिनका रोटेशन हमको करवाना होता है, जैसे कि आपका आईसी इंजन्स वगैरह हो गया और आपके शिप के इंजन हो गए, आपके रेसिंग कार्स, रेसिंग बाइक्स और एरोप्लेन वगैरह के इंजन हो गए, जहाँ पे कि हमको काफ़ी सारे मास होते हैं जो कि आपको बैलेंसिंग करवानी रहती है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होंगे तो सिस्टम अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होके डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए हमको पढ़नी पड़ती है बैलेंसिंग ऑफ मासेस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी हमारे लिए बड़ा काम का है, क्योंकि मैकेनिकल वालों के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काफ़ी सारी चीज़ें वर्क करती हैं, मतलब यूज़ करती हैं प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का काफ़ी सारी प्रोसेस होने के लिए। जैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आपने सुना होगा, और हमारा जो स्कूटी वगैरह का इंजन है वो भी, उसका भी जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका टॉर्क। तो टॉर्क आप जानते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि एक सर्कुलर या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मोशन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका हीट एनर्जी एंड थर्मोडायनामिक्स एंड आपका ऑप्टिक्स। हीट एनर्जी फ्रेंड्स आप जानते होंगे, हीट जो आपकी होती है, आप हीट का कंटेंट पता लगा सकते हैं उसके टेम्परेचर से, कि अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉडी का ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन है, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब उसमें हीट कंटेंट ज़्यादा होगा, है ना, और अगर उसका टेम्परेचर कम है तो उसमें हीट कंटेंट कम होगा। तो इस तरह से आप हीट एनर्जी का अंदाज लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका थर्मोडायनामिक्स। मतलब टेम्परेचर का देखिए, थर्मोडायनामिक्स बेसिकली आपका डील करता है टेम्परेचर चेंज होने के साथ आपका मास फ्लो और आपका एनर्जी फ्लो के साथ। जैसे कि अगर आप आईसी इंजन्स देखेंगे मेनली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ है आपके थर्मोडायनामिक्स का, खासकर जो कंबशन प्रोसेस होती है वहाँ पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वगैरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले यूज़ करते हैं कहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आपको, अगर आप कोई ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर रहे हैं, उस तरह से आपको जो मिरर्स यूज़ करने हैं, साइड मिरर्स हो गए, आपका जो हेडलाइट्स हो गई, वहाँ पे हमको ऑप्टिक्स कैसे लगानी है जिससे कि आपकी पैरेलल बीम प्रोड्यूस होती है। और फ्रेंड्स और भी होगा, जैसे अगर आपको टेलीस्कोप वगैरह में अगर आप कहीं काम कर रहे हैं जहाँ पे टेलीस्कोप्स बनाए जाते हैं, माइक्रोस्कोप्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे ऑप्टिक्स का इस्तेमाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका हीट ट्रांसफ़र, जो कि आपका हीट एनर्जी के ही अंदर आ गया है। हीट ट्रांसफ़र जो होती है, जैसे कि अगर आप आईसी इंजन में देखें
तो कंबशन होता है देखिए इंजन के अंदर, लेकिन उससे जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो बाहर तक आप महसूस कर सकते हैं कि इंजन आपका गर्म रहता है जब गाड़ी चल के आती है। और फ्रेंड्स आपका बाकी आपका आता है आपका मैकेनिज़म्स। तो मैकेनिज़्म में आपको काफ़ी सारे पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि आपका क्रैंक रॉकर मैकेनिज़्म हो गया, रोटरी रोटरी मैकेनिज़्म हो गया, रॉकर रॉकर मैकेनिज़्म हो गया, जो कि थ्योरी ऑफ मशीन में इंट्रोडक्टरी है, जो शुरू में ही पढ़ाया जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका केमिस्ट्री। अब देखिए केमिस्ट्री आपका स्टार्ट होता है आपके सबसे पहले तो एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स जो भी हमें हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारा इंटेंशन रहता है, हमको उसके लिए एलिमेंट का जो सिलेक्शन है वो काफ़ी प्रॉपरली करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा टेम्परेचर चाहिए जो कि स्ट्रेंथ काफ़ी बेयर करता हो, वो सह सकता हो कि उसके ऊपर काफ़ी लोड लगे और वो उस लोड में जो कि हमारा एक मैक्सिमम लिमिट है उस लोड तक वो ब्रेक ना करे। अगर वो ब्रेक कर जाएगा तो फिर हम आप अच्छी तरह जानते हैं वो क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी को सन में जाना है, उसके लिए अगर हमें एलिमेंट चुनना पड़े तो हम कैसे चुनेंगे जो कि उस टेम्परेचर को बेयर कर पाए, उस टेम्परेचर तक सह पाए, उस टेम्परेचर तक मेल्ट ना हो, और भी सारी चीज़ें। नहीं तो वरना हम अगर ऐसे ही चले गए तो आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़। कई बार देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि अपने नेचुरल फॉर्म में रहते हैं, कई बार हमारा उनसे काम नहीं चलता, उनके अंदर वैसी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। जैसे कि आपका स्ट्रेंथ हो गया, आपका फटीग स्ट्रेंथ हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इलास्टिसिटी वगैरह। अगर आप मटेरियल साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं। जैसे आपका रिजिड बॉडी हो गया, हमको एक पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर फिनोमेना कराने के लिए हमको रिजिड बॉडी चाहिए, और रिजिड बॉडी की डेफिनेशन भी अलग अलग होती है ना। तो वहाँ पे फ्रेंड्स पढ़ेंगे आपको तो पता चलेगा। बाकी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आई विल प्रोवाइड इट। स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्यूल हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स फ्यूल से हमारा सबसे पहले दिमाग में आता है जो आपका इंजन होता है, जैसे किसी भी चीज़ का, आप बाइक का ले लीजिए, आप कार का ले लीजिए, पैरोप्लेन का इंजन ले लीजिए, आप शिप का इंजन ले लीजिए। वहाँ पे आप जो भी फ्यूल सेलेक्ट कर रहे हैं उसका केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर आप कितना रख रहे हैं केमिकल कंपोजिशन एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, उसमें आपका सल्फर भी रहता है, कार्बन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है। तो उस तरह से आप किस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉपर्टी इतनी चेंज हो रही है, तो वो आता है फ्रेंड्स देखिए आपका स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्यूल्स में। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें कि आप रखेंगे तो आपको ऑप्टिमम मिलेगा, मतलब बिल्कुल मैक्सिमम मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है केमिकल्स फॉर लुब्रिकेंट्स, कूलेंट्स और आपका पेंट्स हो गया। तो केमिकल जैसे कि लुब्रिकेंट हो गया जो हमारा इंजन ऑयल्स वगैरह हो गया, कूलेंट हो गया जो मशीनों में कूलेंट डलता है, और जो हमारे हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं जैसे रेसिंग कार्स वगैरह हो गए उसमें हम कूलेंट का भी यूज़ करते हैं। ऑयल कूल्ड इंजन्स होते हैं जो कि ऐसे लिक्विड है जिनको पर्टिकुलरली जिनका थर्मल कोएफिशिएंट दैट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब टेम्परेचर का एक्सचेंज वो बहुत फास्ट बहुत स्पीड से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ऐसी प्रॉपर्टीज़ डाली जाती है। पेंट्स हो गए फ्रेंड्स, जो हम पेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप हाउस होल्ड भी यूज़ करते हैं, आप अपने आपका बाइक हो गया, आपका कार हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं। तो पेंट वगैरह की ज़रूरत हमको कई जगह पड़ती है, वहाँ पे भी सारा केमिस्ट्री का ही यूज़ होता है। उसी से हमको एलिमेंट्स चुनने पड़ते हैं, हमको अलग अलग केमिकल्स बनाने पड़ते हैं जो कि हमारे लिए ऑप्टिमम है। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। देखिए अगर आपने मेरी में क्या बेसिक कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ नहीं देखी है जो मैंने अपने वहाँ पे अपलोड की है, तो आप वहाँ पे उसको प्लीज़ देख सकते हैं। उसमें मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छे से बताया है। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए कि बेसिक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको हार्डवेयर पता हो, सॉफ्टवेयर पता हो, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना जाने, और दोनों का इम्पोर्टेंस भी जाने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, जो कि एक बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी प्रोग्राम को या फिर इनपुट को एग्जीक्यूट कराने का, है ना। तो ये इसके बारे में भी आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका नेटवर्क्स हो गया और उनकी वर्किंग हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स नेटवर्क्स वगैरह भी मैंने अपने जो कंप्यूटर साइंस सीरीज़ है उसमें मैंने नेटवर्क्स के बारे में भी डिस्कस किया है कि नेटवर्क क्या होता है, बेसिक नेटवर्क, उसमें कितने डिवाइसेस होते हैं, किस तरह से नेटवर्क क्रिएट होता है, नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं कम्युनिकेशन को प्रोसेस करने के लिए।
तो वो आ जाता है फ्रेंड्स आपका नेटवर्क्स की वर्किंग में। एक बार आप मेरी कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ देखिए, वहाँ पे आपको ये बेसिक सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेंड्स पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन आपका क्या होता है, कोई भी चीज़ है जैसे आपकी कार हो गई, जैसे आपकी बाइक हो गई, या फिर आपका अगर हम और थोड़ा डिजिटल वर्ल्ड में जाएं, जैसे कि आजकल काफ़ी सारे हो गए, जैसे आपके यूनिवर्सिटी का गेट हो गया, आपका कैंपस का गेट हो गया, या फिर ऑफिसेज हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि एक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम रहता है, जहाँ पे कि आप पासवर्ड डालेंगे तभी आपका गेट खुलेगा, आपकी तभी कार लॉक होगी, है ना। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपका फेसबुक है, आप जब तक उसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे सही, तो आपका वो ओपन नहीं होगा, है ना। जैसे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, तो आप उसकी एक एनालॉजी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई कंप्यूटर की अगर आपको कोई मशीन चलानी है और अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मतलब सॉफ्टवेयर का कनेक्शन है हार्डवेयर से, अगर सॉफ्टवेयर जब तक प्रोसेस नहीं देगा, मतलब जब तक उसको इनपुट नहीं मिलेगा पासवर्ड का, तब तक वो आपकी मशीन को नहीं चलने देगा। तो ये होता है फ्रेंड्स आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो ये सारे थे आपके बेसिक कंप्यूटर के फंडे, जो कि आपको पता चल जाएंगे, और रिक्वायरमेंट होती है एक मैकेनिकल इंजीनियर को जानने के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर को इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, तो आप मेरी एक बार कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ देख सकते हो, मैंने इन सबको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन सेक्शन, जिसमें कि आपको नेम ऑफ एनी टू मैकेनिकल सिस्टम्स आपको बताने हैं, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, आर यू इंटरेस्टेड इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जानकर खुशी होगी हमें। और आप अपने कैरियर को और अच्छा बनाएं, अपने कैरियर को ब्राइट बनाएं, लोगों तक शेयर करें फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 शेयर करें। और अगर कोई आपका फ्रेंड कोई काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो आप उन तक भी हमारे वीडियोज़ को पहुँचाएं, जिनसे कि उनको भी नॉलेज, अपनी स्किल्स को बढ़ाने का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का मौका मिले। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।